जी, मोहतरम नाज़रीन करम और हमारे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात आदाब। मैं इरफ़ान आरिफ़ तहरीक बक़ाए उर्दू के इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में जिसे हमने नाम दिया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख़ अदबी हीरोज़ सीरीज़, आप सबका इस्तकबाल करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ जावेद अनवर भाई आपका। आप हमारे साथ बनारस से जुड़े हैं और हमारी आज की ये दूसरी किस्त जो है आ, सब जानते हैं क्योंकि हमने इस पूरे 2-4 रोज़ में इस भर की दुनिया में उनका जो फ्लेयर था, पोस्टर था, हमने एक खबर जो है वो सब तक पहुंचाई थी कि आज वैशी सईद साहब के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, जिनका नाम उर्दू फिक्शन, अफसाना हो या नावल, सर फहरिस्त लिया जाता है, बिलखसूस हमारी जब हम रियासत की बात करते हैं। तो आज इन पे गुफ्तगू होगी, लेकिन उससे पहले जावेद भाई आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपको खैर मकदम कहता हूँ। और ये एक बेहतरीन सा आगाज़ हुआ है हमारे इन जो दूसरी आज कड़ी है। पहले का बहुत अच्छा फीडबैक मिला कि जिस शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो दरमियान में ना हो के भी पूरी गुफ्तगू के दौरान उसी को मरकज़ हम बना के चलते हैं। आज वैशी सईद साहब, चूंकि आपके भी उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इल्मी अदबी हलकों में भी उनको बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ देखा जाता है। 16 नवंबर 1946 उनका योम पैदाइश है और श्रीनगर में पैदा हुए हैं। बहुत सारे अखबारात और रसाइल के साथ वाबस्ता रहे। जब हम इन्हें पढ़ते रहे हमें भी पता चला कि गालबन 5 साल तक तो ये रोजनामा आफ्ताब के लिए लिखते थे। बहरहाल इस वक्त इन पर तकरीबन तकरीबन 200-250 जो मज़ामीन हैं वो लिखे गए हैं। बहुत सारी गुफ्तगू होगी, यहाँ तक के 2 PhDs भी हो चुकी हैं। कब हुई, कैसे हुई, उन पे भी बात होगी। तो नुसरत अली खां काजी साहब का इस्तकबाल है, अल्ताफ निज़ामी साहब आपका इस्तकबाल है। तो वैशी सईद साहब के हवाले से बात करेंगे, जो ना सिर्फ अफसाना नवीस हैं, नावल निगार हैं, कहानीकार हैं और किस किस तरह से उन्होंने किन किन मराहिल को पार किया है। तो जावेद भाई, सबसे पहले आपसे कि आपका इनका ताल्लुक एक ऐसा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था बहुत ही अच्छा एक तबसरा ग्रेटर कश्मीर में भी आया हुआ है अंग्रेजी में, और उसमें भी उन्होंने वो पूरे हालात जो हैं कलमबंद करवाए हैं, क्योंकि जो इंटरव्यूअर था उनको इन्होंने बताया तो उन्होंने लिखा 1971 में इनकी पहली यानी किताब जो है मंजर आम पर आती है सड़क जारी है, और उसके बाद 73, फिर इतना गैप है कि फिर मैं कहूंगा कि ये दरियाफ्त भी आपकी है 2014 और 15। तो इस बीच में आपने कैसा पाया उनको और कैसे उनको आपने मंजर आम पर लाया? गुफ्तगू यहीं से शुरू करते हैं जी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई। नाजरीन आदाब, मैं तहरीक बकाए उर्दू का सीनियर नायब सदर जावेद अनवर तहरीक की जानिब से आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, यकीनन आपकी शमूलियत जो है हमें यह हौसला देती है कि हम आगे प्रोग्राम करने का मंसूबा बनाते हैं और कुछ खिदमत कर पाते हैं। तो इरफान भाई, बिल्कुल सही आपने कहा। असल में इसके लिए जो मेरी इनसे मुलाकात हुई, इसका भी एक बड़ा दिलचस्प जो है एक वाकया है। इसमें मुजफ्फर इरत साहब, जिनको मैं अब्बू कहता था, मरहूम, बहुत अच्छी जो है यहाँ BHU के प्रोडक्ट थे वो कश्मीर से। गालिबन कुछ लोगों में से थे जो जिन्होंने BHU से डिप्लोमा वगैरह किया था। तो ये कहते थे, जब मुलाकात हुई हमारी 2008 में, कि देखो ये होटल शहनशाह पैलेस की तरफ से एक दो बार हमारा गुजर हुआ, तो उन्होंने बताया कि देखो ये जो है इस होटल के मालिक भी कभी एक जमाने में बड़े अफसाना निगार थे, लिखते थे, लेकिन बीच में कुछ वजह रही कि उन्होंने तर्क कर दी। बहरहाल उसके बाद फिर कुछ ऐसा सिलसिला बना, उसमें नूर शाह साहब की किताब है, उसके बाद फिर मैं इनसे मिला, ये सब बातें जो है हो चुकी हैं पिछले भी बार। लेकिन बहरहाल जो बहसियत अफसाना निगार के जो इनकी जो जिस पे हम आज बैठे हैं नाजरीन, तो आप यकीन करें कि मतलब जिसको कहते हैं ना जीनियस, नाबगाह रोजगार, ये मैं इसे नहीं कह रहा हूँ कि मैंने इन पे काम किया है या कोई दूसरी बात है। आप पढ़ेंगे वाकई, अभी इरफान भाई आपने सड़क जा रही का जिक्र किया,
इनका जो पहला मजमुआ जो मेरे हाथ में आया था, जब गुफ्तगू हुई, फिर मैंने इनका इंटरव्यू किया, उसके बाद ये हुआ कि भाई आपको कुछ चीजें, बाद में जब इनका जब रुझान हुआ इधर, तो उन्होंने कुछ चीजें मुझे दी कि आप इसको देखिए, किताब में शाया करना है। तो इनका जो है पहला जो अफसाने का मजमुआ था जो मैंने शाया किया था, वो था कुंवारे अल्फाज का जजीरा। वो, अब मुझे ये हैरत भी है इरफान भाई, वो उसकी ज्यादा पजीराई नहीं हो सकी। बाद में जो मजमू आया असर नौ, जैसे सड़क जा रही है, या जो है दूसरे माजी और हाल या और भी चीजें, उस पर तो खूब गुफ्तगू हुई। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि जो सबसे कलीद, जिसको कह लीजिए आप, जिस पहली बार में जो मजमुआ जो बिल्कुल जो है अपनी तरफ मुतवज्जा कर ले, यानी एक शिनाख्त नामा जिसको कहा जाए, अब ये है वो कुंवारे अल्फाज का जजीरा। ये देखिए जो शाया हुआ था, और ये मुश्तमिल है इरफान भाई, 66 सफात हैं इसमें, 66। छोटा सा है ये, लास्ट में कुंवारा अल्फाज का जजीरा, आधे सफे का। 21 अफसाने हैं इसमें, 21। अब 21 तिया 66, हाँ 21 तिया 63। अब इसको समझिए कि कोई भी अफसाना जो है वो 3 सफे से ज्यादा रेशियो के हिसाब से नहीं, कोई 5 सफे का है ज्यादा, कोई 4 का, कोई 1 का, कोई 2 का। लेकिन इसके अंदर जो खासियत है इरफान भाई, वो इतनी अहम जो है, एक तो उन्वानात, जो इसके उन्वानात हैं अफसाने के। दूसरी बात यह कि ये, जब मैंने इसको पढ़ा पहले शाये करने से पहले, तो मैं हैरान रह गया कि बलराज मेंद्रा वगैरह, जो एक जमाने में जिनकी उर्दू अफसाना निगारी, उर्दू फिक्शन जिनकी शमूलियत के बगैर अधूरा है, उस तरह की चीजें, उतने चुस्त अल्फाज जो है इसमें मुझे नजर आए, यानी एक इंतखाब जैसे मुझे लगा। बाद में भी जाहिर सी बात है, बड़े अच्छे अहम अफसाने लिखे, और जो है लगातार वो रहा, कभी कमजोर नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है इसमें न जाने मतलब इंतखाब है क्या, कि मतलब बिल्कुल जो है जबान भी फलसफियाना, लेकिन बिल्कुल आम जबान, फितरी जबान जिसको कहते हैं, नफ्सियात, यानी कश्मीर के मसाइल का जो इसमें जो है जिक्र है बाज अफसानों में, तो जो नफ्सियात है, यानी कोई भी चीज जो है राइटर की ओढ़ी हुई नहीं है इसमें। अब जैसे मैं एक मिसाल दूं कि बलराज मेंद्रा का एक बड़ा अहम अफसाना है कंपोजिशन 6। अब उसकी कुछ जो है लाइन मैं बताता हूँ, कुछ जुमले जो जिससे इब्तिदा होती है। अब देखिए वो पहला जो है इब्तिदा होती है, मैंने इसलिए मैं हवाले दे रहा हूँ कि देखिए बलराज मेंद्रा के ऊपर कितने लोगों ने लिखा, लेकिन इस मजमूए में जो चीजें सुर्ख सिया, उनका जो है पूरा दीवा वो है, पूरा जो कलाम उसमें है, अफसाने हैं उसमें 42-43 अफसाने, गालिबन 44 अफसाने, तो वो उनका पूरा सरमाया है। अब इसमें जो है, अब वो मैं बलराज मेंद्रा की बात करूं, तो पहला जो है कंपोजिशन 6 का गालिबन पहला जुमला शुरू होता है कि इसके लफ्ज छीन लो और इसे छोड़ दो। ये पहला जुमला। बहुत उसके इसके लफ्ज छीन लो और इसे आजाद कर दो, इसके लफ्ज छीन लो और इसे आजाद कर दो। फिर दूसरा, मैं इसके लिए राजी नहीं था, अच्छा इसको इसके लफ्जों सहित कैद में डाल दो। क्या फिर बात ये उनकी भूल थी, फिर ये उनकी भूल थी, अपने लफ्जों के साथ मैं कैद में भी आजाद था। ये, अब इस छोटे से इस 5 जो है जुमलों में, 5 जो है सत्रों में, आप यकीन करें कि पूरा एक अहम फलसफा है मार्क्सिज्म का। कहीं भी कोई एहतजाज हो, एहतजाज के जो मुस्बत मनफी जो नताइज होते हैं, किस तरह उनको वो किया था, पूरा मंजरनामा इसमें है। इसी तरह की चीजें मुझे मिली इस जो है, अब कुंवारे अल्फाज का जजीरा, अब देखिए उन्वान देगा कुंवारे अल्फाज का जजीरा, और तो आपके पास ऐसे अरस्तू की वापसी है, माजी और हाल है, या दूसरे, लेकिन अब देखिए कुंवारे अल्फाज का जजीरा। अब इसमें जो उन्वानात हैं अफसानों के, मैं आपको बताऊं नाजरीन के जो है, अब देखिए इसमें कशकोल, आबे हयात, मुट्ठी उड़ान आसमान, आतिश बयान, तिलिस्मे कलाम, पहचान, खुदसरी, गुमराही, सुकूत दर सुकूत, नया हुक्मरान, मनफी का कायदा, इंदराज, इर्तिका का सानेहा, आधे अधूरे, किरशियों का सफर, अंधा कुआं, कहानी का आसेब, बुत परस्त, बड़ा दरवाजा, सो गए दास्तां कहते कहते, कुंवारे अल्फाज का जजीरा। बेशक। अब इसमें जो है जो थीम है इरफान भाई, सारे अफसानों में इनके कोई भी आप अफसाने उठा लीजिए, ये लीजेंड में इनको इसलिए कहता हूं, मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि मेरे बहुत मरासिम हो गए,
इसलिए मैं कहता हूँ मरासिम तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मेरे पूरे कश्मीर से हैं, तो मैं हर किसी को लीजेंड क्यों नहीं कहता, या और लोगों से भी हैं। तो इनके अफसानों में बात है, जैसे मैं बताऊं, एक देखिए अफसाना है इनका जो है भंगी, एक अफसाना है इरफान का इनका भंगी। अब उसको देखते ही जहन में आ जाता है किशनचंद्र का अफसाना कालू भंगी। कालू भंगी, भंगी पे लिखना किशनचंद्र ने इब्तिदाई इसी से किए कि मैं तुम्हारे ऊपर क्या लिखूंगा, तुम भंगी हो, तुम्हारे ऊपर क्या लिखूंगा, क्या तुम्हारे मसाइल है, मतलब एक अलग थीम है, बहुत अच्छा अफसाना है। जाहिर सी बात है उसने भंगी के किरदार को जो है बिल्कुल हिंदी में कहते कालजयी बना दिया। इनका जो अफसाना है भंगी वो बड़ा जबरदस्त अफसाना है, बिल्कुल अलग थीम में। और उसकी जो अफसानवी जो उसमें जो खुसूसियात हैं, जो फिक्शन की शेरियात की जो खुसूसियात हैं, यानी कम से कम जुमले में जो है गुफ्तगू करना। अब उसमें इब्तिदा ये होती है कि ये जो है मुतकल्लिम जो है, जो रावी है, वो जाता है, भाई बड़े घर का बंदा है, रिक्शे से जाता है, तो अक्सर वो उसी भंगी को देखता है तो झाड़ू स्वीपर साफ करता है, उसका नाम समद है। तो उससे पूछता है कभी कि भाई ऐसा कि क्या करोगे, आता है कि साहब मेरे घर बेटा हुआ, तो कहा अच्छा बेटे को क्या बनाओगे, कहा कि बेटे को मैं बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद ये बात हो गई। उसके बाद एक साल के बाद जो है कुछ दिनों के बाद ये जो है ये बाहर चला जाता है रावी, और उसके बाद जब वापिस आता है, देखिए क्लाइमेक्स देखिए, वापिस आता है तो ये उसी स्कूल में लेके जाता है अपने बेटे को जिसमें कि समद का बेटा पढ़ता था। तो प्रिंसिपल से पूछता भाई समद का बेटा जो पढ़ता है कहाँ है, कहा कि नहीं साहब उसने तो एक साल पढ़ के छोड़ दिया। अब एक साल पढ़ के छोड़ के दिया, अब इसकी कोई तफसील बयान नहीं है, पढ़ के छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। अब इसमें कारी के जहन में जो है जो पढ़ रहा है उसके जहन में सवाल उठता है यार क्यों पढ़ के छोड़ दिया, हो सकता है पढ़ाई में दिल ना लगता हो। दूसरा ये कि मुमकिन है कि भाई पैसे की हैसियत ना हो, भाई भंगी कहाँ से पढ़ाएगा, स्कूल अच्छा होगा। जिसमें रावी जो अफसाना निगार है जो लिख रहा है वो जब जा रहा है, वाहिद मुतकल्लिम जब जा रहा है अपना वो करने के लिए, तो कितना बड़ा होगा। बहरहाल उसने कहा, उसके बाद फिर उससे मिला, यानी स्वीपर से मिला, स्वीपर से कहा कि भाई जो है क्यों छोड़ दिया। उससे पूछता है कि क्यों छोड़ दिया, कहा एक साल पढ़ा के छोड़ दिया, भाई भंगी का बेटा भंगी बनेगा, ये जुमला है। अब इसमें देखिए जात बिरादरी कोई बात नहीं है, ऐसा भी नहीं कि दलित अदब भी पैदा नहीं हुआ कि इस्तेसाल के बिना पे कह दे भाई कि दलितों पे जुल्म हो रहा है, नहीं। स्कूल खुला हुआ है, जुमले का इस्तेमाल देखिए, स्कूल खुला हुआ है, पैसा नहीं दे सकता, चाहे अमीर गरीब हो, कोई किसी भी कास्ट का हो, किसी भी तरह का हो, अगर वो पढ़ाने की हैसियत नहीं रखता नहीं पढ़ा पाएगा। दूसरा सवाल जो है वो ये है कि साहब हो सकता है लड़के का दिल न लगा हो, इसका भी आगे वो है। अब जो है एक दिन जो है वो देखता है रावी की भंगी के साथ जो उसका बेटा जिसको जो पढ़ता था वो भी झाड़ू दे रहा है। अब जाहिर सी बात है, बात हो गई कि भाई वो झाड़ू दे रहा है, ठीक है। अब क्लाइमेक्स जो है जनाब वो ये है कि भंगी का जो बेटा होता है वो झाड़ू देते देते जो है एक दिन कार की किसी गाड़ी की चपेट में आ जाता है और ऑन स्पॉट वो जो है वो खत्म हो जाता है, यानी एक्सीडेंट से। अब ये एक वो हो गई कि भाई, तो दूसरे दिन ये जाता है, जो है रावी पूछता है कि भाई ये क्या मामला, तो कुछ नहीं कहता, कहता है अब देखिए, अब जाहिर सी बात है कि इस पे कई इसका इख्तिताम मुमकिन था कि भाई स्वीपर है वो चलते हुए चला गया, गाड़ी की चपेट में आ गया, तो अब हो सकता था उस पे रावी जो है, जो स्वीपर है, जो मेन किरदार है समद, उससे रावी ये कहलवाते कि भाई वो ऊपर देखता कि भाई ये तो कुदरत का निजाम खराब है, कुदरत ने हमें ये जुल्म किया, हम गरीब थे इसे नहीं पढ़ सके, कुछ नहीं कहता है। वो जो है जुमला जो उसको निकलता है उसके जहन से, जो रावी ने निकलवाया, कि वो कहता है वो जो है कि मैं अपने बेटे को नहीं पढ़ा सका इसलिए भगवान ने उसे अपने पास बुलाया। अब ये एक जुमला है कि मैं नहीं पढ़ा सका। अब इसमें दो बातें हो गई, वो पढ़ना चाहता था, मैं नहीं पढ़ा सका, यानी वो भागने वाला लड़का भी नहीं था, पढ़ने वाला लड़का था। अब इसकी आंख में पूरा मंजरनामा है कि आप देखिए क्यों नहीं पढ़ सका, गरीब था, क्या मामला था, क्यों नहीं पढ़ा सका। और दूसरी बात है कि स्वीपर है, भंगी है, उसका काम क्या है, साफ करना। इसमें लिखा हुआ है आखिरी वो जो जुमला है वो है कि दूसरे दिन वो अपने बेटे का खून साफ कर रहा था सड़क पर जो बिखरा हुआ था, दूसरे दिन। अब दूसरे दिन में भी पूरी थ्योरी है, उसी दिन आप नहीं कर सकते, अमीर हो गरीब किसी का भी रोड एक्सीडेंट हो जाए तो पहले दिन पूरी इंक्वायरी होती है, कहां से हुआ क्या हुआ करके पूरा जो है उसको घेर करके वगैरह वगैरह सारी फॉर्मेलिटीज होती, पहले दिन मुमकिन नहीं है, दूसरे दिन मुमकिन है। ये तो कहा दूसरे दिन वो अपने ही बेटे के खून को साफ कर रहा था, यानी जो ओरिजिनलिटी जो उसका पेशा था उसको भी इन्होंने वो इसमें शामिल है। और कितना कर्व है आप देखिए, ये मैं आपको जो है थोड़ा सा मुख्तसर में बता रहा हूं, चूंकि मैं 1 घंटे में गुफ्तगू करनी है।
तो अब जो लोग पढ़ेंगे इसी तरह बहुत सा, यानी जो उन्होंने कश्मीर के हवाले से, जो कश्मीर के मसाइल पर जो बात की है, असली मुजरिम को पेश करो, ये एक वाकया है। सुकरात, या जो फ्लड आया था, बहुत बड़ा जो सैलाब आया था, उस पे है आसमान मेरी मुट्ठी में, जो अफसाना इनका, या कश्मीर के हवाले से जो अफसाने इनके हैं, जो नफ्सियात जो है कि किस तरह की नफ्सियात बनती है फितरी तौर पे, कुछ डाला नहीं है। जैसा मैंने भी बताया आपसे कि समद के जबान से जो जुमला निकला वो बिल्कुल फितरी है। ये नहीं कि कोई फलसफियाना जुमला या कुछ नहीं, एक गरीब जो सोच सकता है कि भाई भगवान की गलती नहीं थी, हमारी गलती थी। तो इस तरह की हामिद चीजें हैं। तो कश्मीरी हम साहब क्या ने भी कहते हैं। इसीलिए लिखा है, मैं पढ़ रहा था, हामिद कश्मीरी साहब के ये शागिर्द रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मेरे जितने भी शागिर्द थे उन शागिर्दों में ये हमेशा ज़हीन रहे हैं, बहुत ही चुस्त और चालाक रहे हैं और मुतहर्रिक रहे हैं। मैं कभी भी कोई काम या कोई कहानी उसका तजिया कहा करता था तो ये फौरन मतलब जवाब दिया करते थे। तो उन्होंने भी जब इनका ये जो आखिरी अभी इनकी हयात में अफसानों का मजमुआ इजरा हुआ था, तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि वैशी सईद के यहाँ जो है कश्मीर कब कैसे बना, कब कैसे उजड़ा जला, इसके अंदर क्या शिकस्त और रेख, क्या मसाइल हैं, वो तमाम के तमाम जो है इनकी कहानियों में किसी ना किसी सूरत में जरूर हैं। तो मैं वही कह रहा था कि इन पे बहुत कुछ लिखा भी गया है, जैसे कि बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से हो या जयपुर यूनिवर्सिटी से हो, पीएचडी की असनाद बच्चों ने हासिल की हैं। बहुत सारे नाम जो है आपने गिनाए अफसानों के, इसी तरह एक फहरिस्त मेरे हाथ में भी थी। मैं भी चाहता था कि जैसे कि आपने चंद नाम लिए हैं, बहुत सारे नाम अभी इनके ऐसे और हैं, जैसे वैशी सईद का शुमार तो हम सब जानते हैं कि आज के जिस दौर में हम जी रहे हैं, जितने भी नावल निगार हो या अफसाना निगार, उनमें होता है, और बहुत ही खुले जहन के हैं, रोशन ख्याल हैं। इनकी कवारे अल्फाज का जजीरा जैसे आपने कहा है, उसके अलावा जो कहानियां हैं, चाहे आपने कवारे अल्फाज के जजीरे की तो बात कर ही दी है, दूसरा जो मजमुआ इनका सड़क जारी है, तो सड़क जा रही में यानी सड़क जा रही है, मोती और किरण, पत्थर का जख्म, खुदा कौन है, जंजीर, जब लोग बोलते हैं, औरत और मछली। वाह, बिल्कुल। तो ये एजाज भी आपको है कि ये भी आप ही ने शाया करवाई है। उलझे लम्हे, जब मुंबई जाग जाएगी, तल्ख झुक यादें, जाएगी, सुनता झुक ये जाएगी। तहसीन याफ्ता लोग। यानी कितने खूबसूरत, हंसी का कत्ल, और जब वो नगमा छेड़ती है जमूद, उसके अलावा आप देखिए जमूद का जिनाजा, साये की लाश, ऐसे मजामीन। तो तभी मैं क्या, जब आप अभी इनकी वो कहानी पेश कर रहे थे, इनके यहाँ जितनी भी कहानियां हैं, क्योंकि मुझे भी ये मौका नसीब हुआ है कि दो एक मजामीन में भी इन पे लिख पाया हूं, इनके यहाँ जितने भी अफसाने हैं उनके अंदर, या जो नावल या नावलेट है उनके अंदर, जो अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जावेद भाई आपने तो बाखूबी पढ़ा ही है, मैं अपने नाजरीन और बिलखसूस जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनके लिए, कि चाहे वो डर हो, खौफ हो, हैबत हो, ये किस तरह से बरता जाता है। रंगों की अगर बात हम करें, सब, सुर्ख, जर्द या काले, काले शख्स के हवाले से इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, कदावर या यूसुफ, पत्थर, ख्वाब, जजीरा, पानी, कोस, सहरा, दश्त, दरवाजा, मकान, शहर, गांव, कुआं। यानी ये अल्फाज जो मैंने चंद अल्फाज आपके सामने रखे हैं, अब इन पे मबनी में चंद जो इक्तबासात पढ़ूंगा क्योंकि बात आप करेंगे, कहानियों का तजिया आप करेंगे। मैं सिर्फ ये जो नाम मैंने लिए हैं, कुछ अल्फाज जो मैंने अदा किए हैं, अब देखिएगा, जैसे मनफी का कायदा आपने पढ़ा था अभी के, इनका एक अफसाना है, छोटी छोटी सतरें पढ़ूंगा मैं। उस शहर का चौक कभी सब्ज कभी जर्द, अब सुर्ख कहलाता है। देखिए अब उस शहर का चौक कभी सब्ज कभी जर्द, अब सुर्ख कहलाता है। बड़े बनने के लिए रास्ते के बड़े पत्थर को हटाना होगा। देखिए, हटाना होगा, मनफी का कायदा। और ये इनका एक, यानी देखिए एक इक्तबास छोटा सा मैंने पढ़ा। सो गए दास्तां कहते कहते, इस अफसाने का मैं यानी छोटा सा इक्तबास पढ़ूंगा।
रात के अंधेरे में कब्रिस्तान के किनारे एक तन्हा झोंपड़ी से उठती हुई धुएं की लकीर जिंदगी की वाहिद अलामत थी। अब आप देखिए, जिंदगी की वाहिद अलामत धुएं की उठती हुई लकीर, क्या मतलब इसके अंदर सस्पेंस। अब इसी तरह आप देखें किरचियों का सफर, सबने मुतफिका फैसला कर लिया कि जो शख्स शहर के चौराहे में शीशे का चिराग हाथ में लिए फिर रहा है उसको संसार किया जाए, क्योंकि सूरज अब तक सर पर है, सूरज अब तक सर पर है। अब आप देखिए जो मैंने लफ्ज किए, यानी सूरज है, संसार है, शीशा है, पत्थर है, इसी तरह गुनाहों का पुजारी, या इसको आप रहने दीजिए इर्तका का सानेहा, ये बहुत खूबसूरत सा जुमला मैं पढ़ूंगा जावेद भाई। देखिए, हम तो गुलाम हैं रिवायात के, रिवायत को तोड़ना हमारे बस की बात नहीं, वक्तों से चला आ रहा है खानदान का तसव्वुर, इस तसव्वुर से फरार नामुमकिन है। मुनकिर मुफक्किर अब भी बस्ती बस्ती, गांव गांव, शहर शहर इस फर्द की तलाश में सरगर्दा है जिसके सर पर ताज रखा जाए। अब आप देखिए कि इर्तिका के जो मराहिल हैं किस तरह से, फिर कहानी का आसेब जो आपने अभी पढ़ा था, नाम लिया था, क्या मैं मशीन का पुर्जा ही हूं जो घिस जाए तो फेंक दिया जाए, क्या मेरा किरदार ही मेरा अलमिया है, मेरी पहचान क्यों नहीं। यानी इस तरह के और बहुत सारे इक्तबासात नकल किए जा सकते हैं। इनकी कहानियों का हवाला आज चूंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि कितने ऐसे रसाइल हैं जो इन पे नंबर निकाल चुके हैं, कितने ऐसे असातिज़ा हैं, कितने ऐसे स्कॉलर्स हैं जो इन पे मज़ामीन लिख रहे हैं और लिख भी चुके हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये खूबसूरत अदीब के साथ साथ ताजिर भी हैं, लेकिन और उससे बड़ी बात है कि मुदीर भी हैं। नगीना इंटरनेशनल जैसा एक रिसाला भी निकालते हैं, तो ये कहानी भी बड़ी खूबसूरत है कि ये नगीना इन्होंने कैसे निकाला। लेकिन मैं जानना चाहूंगा जावेद भाई आपसे कि इनका जो मंजर हो, पस मंजर हो, इन्होंने जो इमेजिनेशन का जो एक यानी क्रिएट किया है माहौल, जो इनके यहाँ अलामतें हैं, जो इस्तियारे हैं, जो किरदार हैं, जो मंजर पेश करते हैं, उनसे आपको कैसा लगा, इनकी कहानियों में क्या है जो हमारे आज का दौर है जिसे हम माँ बाप जदीदियत का भी अब आहिस्ता आहिस्ता कला कमा, क्योंकि लोग कहते हैं कि अब उसकी भी मौत हो गई, तरक्की पसंदी भी इन्होंने बरती है, जदीदियत को भी इन्होंने बरता, माँ बाप जदीद। आपके नजदीक इनकी कहानियां आज के दौर में कैसी है? जी बिल्कुल इरफान भाई, पहले मैं नाज़रीन को दिखा दूं कि देखिए ये किताब मैंने खुद लिखी थी वहशी सईद अपनी मुस्बत वहशतों के आईने में। अब मुस्बत वहशत मैंने खुद इस्तेमाल किया, तो जो है बैनुल उलूमी जो है नुक्ता नज़र से देखा जाए इरफान आरिफ भाई, तो देखिए इनका जो अफसाने जो है ना, या इनकी जितनी भी जो है जो फिक्शन है इनका, ये किसी एक सिमत में सफर नहीं करता, सबसे बड़ी बात है। यानी बात जो है खुलती पूरी तरह साफ, यानी सपाट बयानिया है ही नहीं, ऐसी ऐसी बातें हैं उसमें, इतने डायमेंशंस हैं। जैसा भी आपने मनफी का कायदे की गुफ्तगू की, अब मनफी का कायदा में देखिए, अब एक दो जुमले में पढ़ता हूं उसी से आप समझ लीजिए। और आखिरी जहां इख्तिताम हुआ है आप देखें, कहता है बेटा तुम्हारा निशाना कैसा है, नौजवान ने अपनी सीना तान कर कहा, बाबा रात के अंधेरे में उड़ते हुए परिंदे पर बंद आंखों से निशाना लगा सकता। फिर देखिए, नौ बेटे क्या फिर खेतों में कोई खूंखार जानवर घुस आया है, बेटे इंसान और जानवर में बहुत ही कम फर्क है। अब देखिए, नौजवान ने अपनी बंदूक हाथ में ली, उसकी सफाई की, फिर बंदूक की नाली में कारतूस डालने लगा। ठीक है, आज चौक में तनोमन नौजवान भी नजर नहीं आ रहा था। अब देखिए ये हो गया वादी का नौजवान लड़खड़ाते हुए। अब यहां से थोड़ा सा आगे में जाओ, अलविदा अलविदा, मैं आज बड़ा बनने और बड़ा रहने की कुर्बान गाह पर अपने आप को पेश करता हूं। अब इसके बाद देखिए मैं चंद जुमले पढ़ूंगा नाजरी, पूरा कश्मीर का मंजर आपके जहन में आ जाएगा। और जो कश्मीर से जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो तो खुद ब खुद पहचान जाएंगे, अंदाजा कर लें कितना बड़ा ये अफसाना निगार है कि वो है। वादी का नौजवान लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपनी बोसीदा झोपड़ी के सेहन को अबूर करते हुए अपने बाप के कदमों पर गिर पड़ा। उसने अपने बाप का दामन पकड़ते हुए कमजोर आवाज में कहा, बाबा वो 10 थे और मैं अकेला था,
9 मेरे निशाने से बच ना पाए, लेकिन 10वें ने मुझे अपनी गोली का निशाना बनाया। हो बाप क्या बात। बाप ने अपने लखते जिगर से लिपटते हुए कहा, लेकिन बेटा अभी तो बहुत आगे जाना है। बाबा अल्लाह अल्लाह। देखिए, नौजवान ने बहुत अपने बाप के बाजू में दम तोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पे तो बहुत खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अब देखिए इख्तिताम कहां होता है। बूढ़े ने नौजवान बेटे की लाश खुद सुपुर्दे खाक की, फिर वो लंबे लंबे डग भरते हुए अपने घर के सेहन को अबूर करते हुए उस कमरे में पहुंचा जहां उसने दम तोड़ा था, नौजवान ने, उसके बेटे वाह ने। वाह। वहां अब भी, अब देखिए आखिरी इरफान भाई, कि वहां अब भी उसके जवान बेटे की बंदूक जमीन पर पड़ी हुई थी। उसने हाँ जमीन से बंदूक उठाते हुए कहा, अब ये देखिए जुमला, उसने जमीन से बंदूक उठाते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। अब यहां अफसाना खत्म हो जाता है। क्या बात है। अब देखिए वाह। पूरा असातीर, पूरी चीजें मौजूद हैं जनाब। ये चीजें बेशक। इसी तरह जब वो फ्लड का जब बयान करते हैं, जब सैलाब पे जो आसमान मेरी मुट्ठी में, बड़ा अहम मशहूर अफसाना भी इनका है। वाकई सैलाब पे जिस तरीके से इन्होंने माबाद तबियात को मिला दिया है, असातीर को मिला दिया है, उसकी कहानी नाज़रीन बड़ी छोटी सी है। उसमें ये होता है कि जो है कहानी पे वाकया एक, याद आया जावेद भाई, आप कहानी हम्म, सुनाइएगा। कहते हैं जी कि जी इनका इंटरव्यू में पढ़ रहा था जो इन्होंने हाल ही में कहीं अखबार वालों को दिया है, अंग्रेजी अखबार है ग्रेटर कश्मीर। तो उसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपने वालिदैन, अपने खानदान वालों के साथ अक्सर बैठा करता था और परियों की, जिन्नों की ये कहानियां सुना करता था। तो मेरे जहन में भी आया कि क्या मैं भी कभी इस तरह की कहानियां कह पाऊंगा जिनमें ये सारी चीजें जो हैं, एक बात भी कह जाऊं और कहानी जो है वो भी बरकरार रहे। तो कहते हैं कि जब मैंने लिखना शुरू किया, 20-22 साल के कह रहे हैं कि मैं लिख रहा था, और 2-4 जो रसाइल थे उस वक्त के, जहां भी भेजूं तो वो वापस आ जाती थी कहानी। कि इसमें वही जैसे आपने कहा कि इनका इख्तिताम जो होता है वो तयशुदा नहीं होता है। तो कहते हैं कि अक्सर कहानियां ये लौटा दी जाती थी कि एक बार देख लें, इसका इख्तिताम शायद ये हो वो हो। तो कहते हैं कि फिर मुझे लगा कि जब मैंने 2-4 अपने सीनियर साथियों से बातें की, इनके जो हमअसर थे, तो चाहे वो मुजफ्फर ईरज हो या और भी, तो कहते हैं कि उन्होंने भी कुछ बातें कही कि ऐसा है कि तब इनको लगा कि अच्छा ये सबके साथ होता है कि नए नए लोगों को उतना जल्दी ये मुंह नहीं लगाते हैं जो कुछ रसाइल वाले हैं उस जमाने के। तो कहते हैं कि फिर इन्होंने ये अहद कर लिया कि मैं अपना एक रिसाला जो है ये जारी करूंगा। ये 1967 की बात है। 67 और 68 में इन्होंने फिर रजिस्टर्ड करवाया। यानी आप देखिए कि 68 में इन्होंने रजिस्टर करवाया नगीना, और कहते हैं कि इसका करण नगर में ऑफिस था और उसमें नौजवानों को ही मैंने ज्यादातर जो है साथ जोड़ा। फिर हम 10-20 बल्कि 30 नौजवान हो गए, तो फिर खूब कहानियां लिखने लगे। तो ये भी एक इनकी सोच देखिए, यानी खुद एक बहुत बड़े ताजिर हैं, सब जानते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो अदीब था वो कहीं चैन नहीं पा रहा था। तो वो जो कहानियां इन्होंने असातीर के हवाले से, या जो अपने अहद में जो इन्होंने शिकस्त और रेख देखी, उसको कहानियों का लिबादा ओढ़ के जब लोगों के हाथों में दिया तो उनको भी जल्दी जल्दी समझ नहीं आई। तो बहरहाल आप बात कर रहे थे कि जो कहानी का वो असातीरी अनासिर हैं उनको कैसे बरता। जी। जी जी, आपकी ही बात से मैं जो है आगे बढ़ाऊं इरफान भाई, कि देखिए ये वाकई जुनून होता है। अब आपने जिक्र किया तो मैं नाज़रीन आपको बताऊं कि जब इन्होंने अब शुरू किया, अब इन्होंने जेब पॉकेट खर्च से रिसाला शुरू किया। ये भी आपको मैं बताऊं, घर से जो पॉकेट खर्च मिलता था, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ताजिर थे इनके दादा, जो हुजूर थे रमजाना, जिनके नाम से इनकी बहुत बड़ी जो है अल्लाह ने बड़ा नवाजा है इनको, तो रमजाना के नाम, रमजाना ज्वेलर्स और भी है। तो वो महाराजा हरि सिंह का कबाड़ खरीदा करते थे। इनकी वालदा मोहतरमा इनको बहुत चाहती थी, और जो है एक एक दिन में इरफान भाई 250-250, 300-300 कप चाय बना के अंदर से भिजवाती थी। जब महफिलें जमती थी,
अब आप सोचिए कि 250-300 कप चाय बना के बन जाए, और कुछ नहीं जानती थी अफसाने के बारे में, शायरी के बारे में, ये कि मेरा बेटा कुछ अच्छा कर रहा है, ये मामला था। नगीना निकाला, कितने कितने इन्होंने पापड़ बेले, और आप तो खुद उस मुशायरे में मौजूद थे नाजरीन, जब बातें बहुत सी हो गई, फिर उसके बाद ये वो इनका रुझान हुआ कि मैं नगीना भी निकाला जाए, उसमें हमने भी अवार्ड्स वगैरह दिए, तो फिर एक बड़ा मुशायरा इन्होंने किया था। वो मुशायरा नाजरीन आजादी के बाद, यानी 1947 के बाद जो है कश्मीर में होने वाला सबसे बड़ा जाती मुशायरा था। किसी तंजीम ने, किसी ने नहीं किया था। 8 लाख रुपया उसका खर्च आया था। और अजीज हाजनी साहब जो कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी थे, बाकायदा ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि जब कोई प्रोग्राम करता है तो जाहिर सी बात है कल्चरल एकेडमी से मदद के लिए, ताउन के लिए वो लिखता है, जाता है, गुफ्तगू करता है, भाई कोई भी, कि भाई आप इमदाद कीजिए, तो ये होता है भाई ठीक है, हमारा पोस्टर बैनर वगैरह हमारा रहेगा, इतना पैसा हम देंगे, ठीक है आप कर लीजिए, हमें भी शामिल कर लीजिए। यानी लोग खुद चाहते थे कि उर्दू कल्चरल एकेडमी शामिल हो तो कुछ हमारी माली इमदाद हो। अजीज हाजनी साहब ने स्टेज पर यह बात कही कि ये ऐसा मुशायरा था कि इसमें हम खुद चाहते थे कि जो है हमें शामिल करें वैशी सईद साहब और उनके भाई, लेकिन इनके जो अखराजात, जिस तरीके से जितना बड़ा एहतमाम इन्होंने किया, वो देख के हम हिम्मत नहीं कर सके इरफान भाई कि हम 1-1.5 लाख रुपए हमारा बजट है खर्च करेंगे और हम इनसे कहेंगे कि इसमें शमूलियत आप हमारी कर लीजिए। जो खुद 8 लाख रुपया खर्च कर रहा है वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए के लिए क्यों करेगा, क्यों वो खर्च करेगा। और जाहिर सी बात है कि शायरीन का मैदान नहीं है सबसे बड़ी चीज, इनका मैदान फिक्शन है, लेकिन इतना बड़ा जो है एक प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया। और आज होटल शहंशाह पैलेस वाकई एक अदबी मरकज है। इनके मुतहर्रिक होने के बाद जो है राइटर्स गिल्ड, जो है उर्दू फिक्शन राइटर्स गिल्ड जो है वजूद में आई, सारे लोगों को बैठने के लिए एक जगह मिली, लगातार प्रोग्राम्स होते हैं, एक तहर्रुक मिला, ये चीजें नहीं। अब असातीर की बात आपने कही तो वाकई जो है इनके जो अफसाने हैं, जैसा मैंने जिक्र किया, तो जाहिर सी बात है परियों की कहानियां सुनते थे, कुछ अलग करने का इनका जो जज्बा था। बीच में लंबा गैप था, जाहिर सी बात है कि बीच में ये जो है दूर रहे मरकज से, मंजर से दूर रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि इनका जहन जो उस तरफ नहीं रही है, उन्होंने कहा भी है, इंटरव्यू में कहा है, वो चलता रहा, जाहिर सी बात है। तो अब जो है ये जो कहानी, ये जो इनका अफसाना है आसमान मेरी मुट्ठी में, ये एक जुमला जो है, एक कैरेक्टर है जो पैसे वाला बहुत है और किसी को कुछ नहीं समझता, ना वालदा को समझता है ना बहन को समझता है। तो उसकी वालदा के जो मतलब उसके जो वालिद थे वो कहते थे कि आसमान इतना बड़ा नहीं है कि मेरी मुट्ठी में ना आ सके। अब ये जुमला है, आसमान इतना बड़ा नहीं कि मेरी मुट्ठी में ना आ सके। अब सोचिए, आसमान मेरी मुट्ठी में है, बिल्कुल अलामती मामला है, बिल्कुल जो है अलामती ये है, आसमान मेरी मुट्ठी में। अब उसमें क्या कि जो है सब बहुत आराम से सोए रहते हैं, खा पी करके। उसमें यह भी है कि जो है ये जो है आपकी जो उसकी बहन है, यानी कैरेक्टर जो मेन किरदार है मरकजी, उसकी जो बहन है उससे भी कुछ ना इत्तेफाक हो जाती है, वो भी चली जाती है, वो गरीब होती है, झोपड़ा उपड़ा वगैरह वगैरह होता है। और उसके बाद ये होता है कि सारे लोग जो है क्या कहते हैं उसमें बह जाते हैं, यानी बच्चे बचते हैं किसी सूरत, यानी बेटा और वो हो गए। अब उसके बाद होता क्या, जो आम मंजर है कि भाई जो है जो बच्चे बच जाते हैं तो एक राहत कैंप लगता है, रिलीफ कैंप, उसमें लोग होते हैं। तो इसमें यहीं पे देखिए क्लाइमेक्स है कि एक बूढ़ी औरत आती है और वो पूछती है, वो कहते हैं कि भाई बेटी और बेटे की, भाई ये जो है आपके यहाँ, वो बूढ़ी औरत जो दोनों को ले करके जाती है बहुत दूर, इसमें जंगल में सफर करते हुए बहुत दूर जाती है, और एक झोपड़ी के पास जो वो जाकर खटखटाती है, और उसके बाद वो बूढ़ी गायब हो जाती है। तो जो है जब खोलते हैं तो वो उसकी बहन का जो मेन किरदार है, जो मर जाता है, जो फौत हो जाता है, उसकी बहन का है। तो वो कहती बच्चों से, अरे बच्चों तुम यहाँ, तो सब फुफ्फू फुफ्फू कह के लिपट जाते हैं। तो कहता है कि तुम्हें यहाँ लाई कौन, तुम्हें यहाँ कौन लाया, तुम आए कैसे यहाँ। कहा कि दादी थी जो हमें उठा करके लाई है, दादी ने यहाँ तक पहुंचाया है। अब बताइए, दादी इंतकाल कर चुकी है, दादा भी इंतकाल कर चुके हैं। तो फौरन वो कहती है, वो औरत कहती है कि दादी कहा करती थी या दादा कहा करते थे कि बेटा तुम्हारे दादा कहा करते थे, आसमान इतना भी वसी नहीं है कि मेरी मुट्ठी में ना आ सके। अब याद है कि आसमान मेरी मुट्ठी में कब वो खुलता है, यहां पे इसका कजिया खुलता है कि देखिए कुदरती आफत भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने, कुदरत ने जो दोनों को जिंदा भी रखा,
यानी ननिहाल की तरफ से देखिए, उसकी जाहिर सी बात है कि जो वो है उसकी जो है फुफ्फू है, जो बेटी है जिसकी अपनी नस्ल चल रही है, और दादा की नस्ल के लिए इधर भी बेटी बेटी जिंदा है। उसको कुदरत ने किस तरह जो है वो करके रखा, यानी कुदरत इंसाफ करती है। मतलब ये है, कुदरत किसी पे जुल्म नहीं करती। कुदरत ने एक इम्तिहान लिया, कुदरत ने एक इम्तिहान लिया, लेकिन जो है उसके साथ आपको नवाजा भी और आपकी आंखें भी खोली। यानी दूसरे जो पढ़ने वाले इबरत है कि यार अगर पैसा बहुत आ जाए या कुछ हो तो ये ना समझे बंदा, अपने रिश्तेदारों को ना छोड़े। ये सारे पैगामात इस अफसाने में मौजूद हैं। तो इस तरह के अफसाने हैं जनाब, मतलब हैरत होती है, हैरत होती है। अब देखिए, एक आम सा जो है वो होता है इरफान भाई, मैं इसी पे मैं फिर आपको बताऊंगा। एक जो इसका जो है कुंवारा अल्फाज का जजीरा, तो पहला जो अफसाना है वो कशकोल है। कशकोल की कहानी बड़ी छोटी सी है। जैसे होता क्या कि किसी की शादी जो है, किसी लड़की की शादी ऐसी जगह हो जाए जहां के लोग ना मानते हो उसको, पत्थर के हों, कोई और बंदा हो जो उसको चाहता हो या शादी करना चाहता हो लेकिन नहीं हो पाई बहरहाल, तो एक ऐसा कैरेक्टर जो उससे मिलने के लिए जाता है कहीं पे, उसकी जगह सारा अलामती है, पत्थरों का शहर है, पत्थरों की चीजें, ये सारी चीजें हैं। तो जो है कहता है उससे, बाद में बहरहाल जब उसको थोड़ा सा जो है महसूस कराता है तो उससे कहता है कि जो है कि जो है वो कुछ एहसास कर लेती है वो औरत जो है। तो वो कहता है कि तुम्हें महसूस हुआ, बस ये जुमला है सिर्फ, तुम्हें महसूस हुआ, यानी तुमने एहसास किया तुम कहां फंस गई हो। तो अब उसके बाद देखिए इसका जो है इख्तिताम क्या होना चाहिए, आम आदमी के जहन में नहीं है। अब देखिए इख्तिताम क्या होता है। वो खामोश रही, खामोशी बड़ी कर्बनाक थी। वो खड़ी हुई, कमरे में टहलती रही, दाएं हाथ से वो अपनी जुल्फों को संवारती। अभी एक मंजर कशी चल रही है। कभी वो अपने माथे के पसीने के कतरे रुमाल से खुश करती। अब इतना पढ़ने के बाद बताइए क्या जहन में आएगा कि वो जाहिर बात है उस तरफ रागिब हो रही है, ठीक है ना। अब यहां डॉट डॉट डॉट, उसके बाद देखिए, अचानक वो वहशत ज़दा आवाज में बोल उठी। अचानक वो वहशत ज़दा आवाज में बोल उठी, चले जाओ, पत्थरों की इस दुनिया से चले जाओ, मैं पत्थर रहना चाहती हूं, सिर्फ पत्थर रहना चाहती हूं। क्या बात। और उसके बाद देखो जुमला है, कितने ही बुत टूटे। अब कुछ भी नहीं कहा, ये नहीं कि मैं मोहब्बत करता हुआ, कुछ नहीं। देखिए जुमलों में बात है, कितने ही बुत टूटे, कितने तसव्वुरात पाश पाश हुए, मैं दौड़ा मैं भागा, पत्थरों की दुनिया से वापिस जरूर आया। पत्थरों की दुनिया से वापिस जरूर आया लेकिन पत्थर ना बन सका। क्या बात है, लेकिन पत्थर ना बन सका। दिल का दर्द रोग बन गया। ये खत्म हो गई इनके इसी तरह के, इसमें कोई शक नहीं जावेद भाई, कि इनके अभी आप यानी जैसे कवारे अल्फाज का जजीरा, या फिर हम सड़क जा रही है उसको देखें, या फिर ख्वाब हकीकत, ख्वाब हकीकत के चंद अफसाने में यहाँ पढ़ूंगा, मतलब उनके अनवानात, और उनमें से किसी एक का इक्तबास आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसके जो टाइटल हैं, जो इन्होंने उनके नाम इंतखाब किए हैं, उसके अंदर ही कितनी गहराइयां होती हैं। देखिए इसका ख्वाब हकीकत का कब आएगा वो सुकरात। अब आप देखिए, मेरा कातिल मेरा मसीहा, ठीक, और नजात दहंदा, अपना अक्स अपना आईना, मीठा चश्मा और मैं, अजब प्रेम कहानी, लंबा आदमी छोटा कद, वो सुबह कब आएगी, सुर्ख चादर, तस्वीर, आशोब आगही, और जुदा जुदा रास्ते, तूफान, घास का तिनका, घर से कॉलेज तक, ये डोर, सिगरेट, वादा, तकदीर, वक्त और रंग, आगोश, नामुकम्मल तस्वीरें, मालिक मकान के नाम, पर्दा, वो जुलेखा, ख्वाब हकीकत जैसे अफसाने। मतलब इसमें अब आप देखें कि जो भी हम इनका अफसानवी मजमुआ उठाते हैं, उनके नाम भी मतलब हमें ये नहीं मिलते हैं कि जिसको हम रिवायती नाम कहेंगे, या इतनी जल्दी समझ में आने वाले कि भाई कहानी। नामों के अंदर भी इतनी गहराई है कि आदमी 2 मिनट सोचता है, मैं यानी मेरा कातिल मेरा मसीहा, वो यानी कि कब आएगा वो सुकरात। तो इस तरह की चीजें वैशी सईद के, हाँ इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे रंग हैं, बहुत किस्म किस्म की कहानियां उन्होंने कही हैं, और इन तमाम कहानियों के अंदर
कहीं ना कहीं उन्होंने ये जो मौजूदा दौर का फॉर्मेट है, कंप्यूटर है, ये जो परफॉर्मेंस का दौर है, उसके बीच में जो भी आज हम देखते हैं तकनीकी ये जो कारोबारी सामान है या इस तरह की जो तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं, इनको भी उन्होंने कभी फरामोश नहीं किया है। बहुत सारी चीजें इस तरह की भी इनके अफसानों के अंदर धर आती हैं कि वो वाकई बिल्कुल एक फितरी असलूब है, फितरी असलूब में कही गई कहानियां हैं। चाहे कश्मीर का, मुझे तो वो क्या था अपना हामिद कश्मीरी साहब का वो कोट यानी याद आता है कि कश्मीर के जबर की बात हो, खूंरेजी की बात हो, मसाइल और मसाइब की बात हो, किसी भी मरहले को अगर देखना हो तो इनके अफसानों से जरूर होके गुजरे। यानी ये किस तरह अगर आपने कश्मीर को जानना है, पहचानना है, तो हामिद कश्मीरी के ये अल्फाज बहुत काम आने वाले हैं। तो बहरहाल मैं चाहूंगा कि किसी एक इक्तबास को ये जो मैंने पढ़ा था सुकरात वाला, अगर कहीं आपके पास है इस वक्त तो। नहीं, बिल्कुल इरफान भाई, मैं पढ़ूंगा। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि कश्मीर के हवाले से, तो यकीनन देखिए, जो है कहते हैं ना, तख्लीकार वो चीज तलाश कर लेता है जो आम जहर नहीं करता। इनके बिल्कुल। पास यही एक खुसूसियत ये है कि ये असातीर में भी ढूंढ लेते हैं। अब ये क्या रावण मरेगा, एक इनका अफसाना है। सुकरात की तो मैं हम्म। गुफ्तगू करूंगा ही, वो इक्तबास है। इसके अलावा जो है असली मुजरिम को पेश करो। ये एक वाकया था, एक बार मुंह मुबारक जो हजरत बल में वो गायब हो गया था, काफी दिनों के बाद मिला, उस पे ये है। उस वक्त नारा था कि असली मुजरिम को पेश करो। इस पे इनका अफसाना है, इस तरह की चीजें। अब जैसे कि अब देखिए, जो है किरचियों का सफर, एक इनका अफसाना है। उसका देखिए इब्तिदा देखिए, जो आमतौर पे होता है मामला। देखिए लिखा है, आप भी एक भले आदमी की तरह हमसे हमदर्दी, मोहब्बत और गम गुसारी के साथ पेश आने की कोशिश करेंगे। हाँ हाँ। आप भी एक भले आदमी की तरह हमसे हमदर्दी, मोहब्बत और गम गुसारी के साथ पेश आने की कोशिश करेंगे, और हम आपके सुलूक के एवज आपको शहर के चौराहे में सूली पर लटकाना चाहेंगे। वाह, ये देखिए, क्या बात। यानी मतलब एक अजीब सी बात है। पूरा जो है असातीर, पूरा वाकया अजायब घर का तोता, यानी कैसे कश्मीर यहां तक पहुंचा, उसके असल मसाइल क्या है, उनका हल क्या है, कहाँ पे जो है जज्बातियत आ गई, कहाँ अक्ल से काम लेना था। यानी पूरी चीजें, पूरा मामला, इसमें जो तमाम चीजें जो शामिल होती हैं, जो है मैं बताऊं आपको। बिल्कुल। जो है कशकोल की ने बात की, आबे हयात बड़ा उम्दा एक अफसाना है, आबे हयात। कब आएगा वो सुकरात, जो है इरफान भाई, मतलब जैसे कि ये रहा है, जो लोग जिन लोगों ने पढ़ा है उसमें ये कि अभी तक लोगों को इंतजार है उस रहनुमा का, जो जहर पी ले, जो जहर पी ले और वाह। लोगों को वो। और जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है। इसमें एक अफसाना है इनका जिसमें इन्होंने एक जुमला लिखा है, यानी सुकरात नहीं है शायद, कि मर्द औरतों कपड़े की, उसने कुछ कहा और मर्द उसके झांसे में आके, यानी कह के औरतों के कपड़े पहनकर नाचने लगे, औरतों के कपड़े पहनकर नाचने लगे। तो मैं इसको पढ़ के बड़ा हैरान हुआ, तो मैंने उनसे पूछा सही हिसाब से कि भाई ये मतलब, ये मुझे लगता है कि ये आम सा जुमला नहीं कि मर्द औरतों के कपड़े पहनकर नाचने लगे। ये जरूर कोई, या तो कोई रिवायत है या कोई तहजीब है, क्योंकि इस तरह का जुमला आप, जाहिर सी बात है, जो मैंने पढ़ा उससे आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो उन्होंने कहा कि हम्म। बिल्कुल ये जो चीज है इरफान में, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक रिवायत रही है कश्मीर में। यानी बिल्कुल। देखिए, एक होता है मुखन्नस, यानी हम्म। जो मुखन्नस होता है वो हर जगह मिलता है, यहां भी नाचता है, वहां भी वो सारा मामला है। लेकिन मर्द औरतों के कपड़े पहन कर नाचने की एक रिवायत कश्मीर में रही है, एक तहजीब रही है, कि कोई ऐसा शादियों मौका में होता था कि अक्सर। उस तरह का मामला, शादियों में अक्सर। बिल्कुल। शादियों और में ये अक्सर। मैं समझता हूँ यूपी में तो नहीं है, शादियों में मर्द औरतों के कपड़े पहन कर नहीं नाचते, उनके लिए बाकायदा एक मुखन्नस है कि भाई एक जो है होते हैं नाचने गाने वाले, वो नाचते, या फिर लेडीज, या फिर बिहार में देख ले तो दूसरे मामला हैं। तो इस तरह की हम्म। चीजें भी, अफसाने जो है इनके, या नावल इनके जो उन्होंने लिखे हैं, जैसे जैसे आपने जिक्र किया, तो वो चीजों में मतलब एक अलग तरह की नहीं तहजीब भी आपको मिलती है। यानी जो इन्होंने लिखा, या कुद्दूस जावेद साहब ने लिखा है, यकीनी तौर पर। और मैं अब भी आपसे कह रहा हूं इरफान भाई, कि जैसे कि मैंने इससे पहले अब्दुल गनी शेख साहब का तस्करा हुआ था, इससे पहले माशाल्लाह आपने बताया बहुत वो हुआ। तो सिर्फ इनका ये मजमूआ, यानी और सारे मजमूए तो हैं ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मेरे पास सारे ही हैं। ये ख्वाब हकीकत है, कब आएगा वो सुकरात का तस्करा आप कर रहे थे, ये आसमान मेरी मुट्ठी में जिसका जिक्र आया, ये है। जी। इसी तरह जो है ये है अरस्तु की वापसी, ये भी है इस तरह हम्म। का।
कब आएगा बिल्कुल। वो सुकरात का आप तस्करा कर रहे थे, तो जो है इसमें है, मेरे ख्याल से मैं उसको पढ़ता हूँ। बहरहाल मैं देखता हूँ, 1 मिनट। जी जी हाँ, तो तब तक मैं नाजरीन को ये भी बताता चलूं जी कि जी जी इनके जी जी जी। जो बहुत सारे अफसाने हैं और उन अफसानों के छोटे छोटे जुमले भी जो हैं बड़े तारीख साज रहते हैं। अब देखिए कि जब तक वो सुकरात के हवाले से बात करेंगे, आतिश बयां, उस हवाले से बड़ा खूबसूरत सा जुमला है कि जब इनका अफसाना है और उसके एक छोटा सा इक्तबास, जब अंदेशे बाहर जब अंदेशे बाहर से हों जब अंदेशे बाहर से हों तो जहन पर परेशानियों की आमाजगा बन जाता है। तो जहन यानी अब आप देखिए, जब अंदेशे बाहर से हों तो जहन परेशानियों की आमाजगा बन जाता है। खौफ और अंदेशे हमारी सदियों की गुलामी की देन है। अब आप देखिए, खौफ और अंदेशे सदियों की देन है। तो इसी तरह से मनफी के हवाले से आपने बात कर दी। यानी कि किस किस का आदमी जिक्र करे, किसका ना करे, लेकिन ये जरूर है कि इनके जो भी कहानी के अंदर की कहानी होती है, वो जब तक आदमी पूरी मुकम्मल ना कर ले तो उसके हाथ में कोई नतीजा भी नहीं आता। जी जावेद भाई। बिल्कुल, और यकीनी तौर पर देखिए जो इनका अलामती किरदार, उसके नाम बड़े अहम है, नाम भी सिफत के हिसाब से हैं। जैसे कब आएगा वो सुकरात का आपने तस्करा किया, इसमें एक शेख चिल्ली है, एक चाणक्य है, और रावी बयान कर रहा है। अब देखिए इसमें है कि मैं वहां का रहने वाला हूं जहां सरसब्ज वादियां हैं, साफ शफाफ पानी के बेशुमार झीलें हैं, रंग रंग के फूलों की लातादाद बागीचे हैं, मीठे पानी के बहते हुए झरने हैं, हजारों परिंदे चरिंदे हैं। ये तमाम चीजें हो गई। अब नाम नहीं लिया कि मैं कहाँ का हूं। उसके बाद अब देखिए कोहे मारा पहाड़ का जिक्र किया है। कोहे मारा, कोहे मारा पहाड़ का। शेख चिल्ली आफताब तुलू होने के इंतजार में रहता, रात को वो कोहेमारा पहुंच जाता, इस यकीन के साथ कि कोहेमारा रात को सोने का बन जाएगा। कोहेमारा रात को सोने का बन जाएगा। जैसे से रात गुजरती जाती उस पर नींद का गलबा बढ़ता जाता, उसकी आंख तब खुलती जब सूरज सर पर आ जाता। ये देखिए, और उसके बाद देखिए ये है। अब इसमें जो जुमले हैं, अरे बाप रे बाप। अब एक और इसमें वो है, क्या कहते हैं, वो जो है एक, जो है क्या कहते हैं, चाणक्य की बात है। चाणक्य एक वो है, ये अमल शकीली के साथ रोज पेश आता और वो शहर वालों को ख्वाब बेचने निकल पड़ता। मैं तो कर सकता, लेकिन आप देखिए, सिर्फ मैं नाज़रीन आप देखिए, मेरे शहर में एक दिन चाणक्य वारिद हुआ। चाणक्य कौन है, कश्मीर वाले जानते हैं। वही चाणक्य जिसने जमाने कदीम में चंद्रगुप्त को तख्त पर बिठाया। अब कहा चंद्रगुप्त, कश्मीर का मामला देखिए, सारे अलामती किरदार है। तब से अब तक तारीख के सफों से निकलकर चाणक्य ने कई जन्म लिए, कई रंग रूप बदले। उसके मेरे शहर में घूमने की वजह उसके मेरे शहर में घूमने की वजह किसी ऐसे आदमी को गले लगाने की थी जो मस्खरा हो। जब उसने शेख चिल्ली को लोगों को ख्वाब बेचते देखा तो रुक गया और खुद से कहा, यही तो है वो। पास खड़े अजनबी ने कहा ये एक मस्खरा है जिसके झांसे में लोग आते हैं। चाणक्य ने कहा, मैं इस दिलचस्प शख्स से मिलना चाहूंगा। अजनबी ने चाणक्य से कहा, ये एक मस्खरा है। चाणक्य बोला, अकलमंद आदमी मेरे किस काम का। क्या बात है। जुमले देखिए। चाणक्य से कहा मुलाकात होगी। अब ये बहरहाल वो रात में कोहिमारा पहुंचता है। कोहिमारा एक पहाड़ी है, कश्मीर में जानते हैं लोग। मैं तुमसे मिलने आया हूं। मुझसे क्यों, तुम कौन हो। मैं चाणक्य हूं और तारीख के सफों से निकलकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। शेख चिल्ली ने कोहेमारा की जानिब इशारा किया। क्या तुमने इस पथरीले पहाड़ को कभी सोने का होते हुए देखा है। चाणक्य बोला, ये पूछ रहा है। चाणक्य कहता, मैं जिस चीज को छू लूं वो सोना बन जाता है। मुझसे हाथ मिलाओगे तुम भी सोने के बन जाओगे। क्या बात है, वाह। ओके। शेख चिल्ली दौड़ते हुए चाणक्य से बगलगीर हुआ। चाणक्य, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। क्या न जाने, अब देखिए ये, न जाने आसमान इस लम्हे क्यों रोने लगा। ये देखिए जुमला, न जाने आसमान उस लम्हे क्यों रोने लगा। चाणक्य तारीख का एक शातिर खिलाड़ी था, उसने सेलूकस को धूल चटाई थी।
चंद्रगुप्त को तारीख का बेमिसाल राजा बनाया था। ये सारे चीजें भी चलती रहती है जनाब, समझ गया। उसके बाद देखिए ये आता है आखिर में, देखिए उसने अपना ईमान, अपना जमीर दुर्गा के पास गिरवी रख दिया। एक दिन ऐसा आया कि शेख चिल्ली इस दुनिया से चला गया। दुर्गा ने उसका जिस्म रंगीन कपड़ों में लपेट दिया और अपने कारिंदों से कहा, शेख चिल्ली तारीख के सफों में ऐसे दफन हो गया कि वो अफसानों में भी ना रहा। वाह, क्या बात है। ये अब देखिए, ये दूसरी बात है कि मुझ जैसा फर्द अब भी उस सुकरात के इंतजार में है जिसने अपनी सच्चाई को अपना ईमान समझा, जिसने जिंदगी इसलिए ठुकरा दी कि वो झूठ की परस्तिश करने के लिए तैयार नहीं था। उसने जहरे हलाहल मुस्कुराते हुए पी लिया। मैं कोहे मारा की पहाड़ी के दामन में, मैं कोहे मारा की पहाड़ी के दामन में बैठा हूं उस सुकरात के इंतजार में, कब आएगा वो। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो नाजरीन, आप बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू और बेहतरीन मालूमात जो हैं इस वक्त हासिल कर पा रहे होंगे, उम्मीद है। और वैशी सईद साहब के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो वैशी सईद साहब का असल नाम जो है वो मोहम्मद सईद तरम्बू है, ये भी मैं बताता चलूं। और जैसा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि मरहूम मोहम्मद अब्दुल्ला तरम्बू के साहबजादे हैं। श्रीनगर में इनकी पैदाइश मैंने इब्तदा में ही बता दी थी कि 16 नवंबर 1946 में है। पोस्ट ग्रेजुएट हैं और श्रीनगर के ही कॉलेज, एसपी कॉलेज जो है, वहां से इन्होंने तालीम हासिल करके जब ये यूनिवर्सिटी पहुंचे हजरत बल, तो इनके असातिज़ा देखिए कि चाहे वो अब्दुल कादर सरवरी हों, डॉक्टर शकील उर रहमान साहब हों, हामिदी कश्मीरी हों, तो ऐसे असातिज़ा के जो शागिर्द होते हैं तो यकीनन वो इसमें कोई शक नहीं कि वो इसी तरह के बनते हैं। बेशक इनकी जुबान मादरी जो है कश्मीरी है, लेकिन उर्दू में इन्होंने जो अपना ज़ख़ीरा जो है इस वक्त उर्दू वालों के लिए छोड़ा है वो काबिल रिश्क है, काबिल फ़ख्र भी है। मतबूआत की बात जहाँ तक हम करें तो पत्थर पत्थर आईना में बता चुका हूँ, एक मौसम का खत नावलेट की सूरत में, कवारे अल्फाज का जजीरा, ख्वाब हकीकत, सड़क जारी है। तो इसी तरह इनके जब हम रसाइल की बात करते हैं, वो चाहे शायर हो या के तरियाक हो, लम्हे हो, लम्हे लम्हे हो, बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने तहरीक अदब तो बिलखसूस मैं कहूँगा कि पजीराई करने में पेश पेश रहा है, क्योंकि इनकी कहानियाँ और फिर वो तमाम मतबूआत जो हैं इन्हीं के मराइल से होके गुजरी। तकरीबन मफाहिम की बात कर दी, इंतसाब की बात कर दी, उर्दू अकेडमी जैसे बहुत सारे नावल, ये अपने रसाइल हैं जिनमें इनकी कहानियां छपती रहती हैं। लेकिन कमाल यह कि खुद एक रिसाला जो है ये इन्होंने जारी रखा हुआ है आज की तारीख में भी, नगीना इंटरनेशनल, जिसकी ये देखभाल कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मयारी है। उसमें भी ये वक्तन फवक्तन जो है अपने साथ साथ अपनों की और जो रियासत के बाहर वाले हैं उनकी भी तहरीरें जो है छपती रहती हैं। मुताला इनका आज भी जारी है। जावेद भाई, मुझे लग रहा है वहाँ कोई डबल आवाज मुझे आ रही है, आपको सिंगल आ रही है ना? जी, मुझे सिंगल आ रही है इरफान भाई। अच्छा, चलिए ठीक है। तो बहरहाल ये एक मुख्तसर सा खाका मैं भी चाहता था कि जो हमारे सारे नाजरीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक खाका भी उन तक पहुंचे कि किस तरह से इन्होंने ये अदबी मराहिल जो हैं वो तय किए हैं। तो जावेद भाई, जाते जाते मैं चाहूंगा कि आप कुछ मजीद ऐसे पहलुओं पर रोशनी डालें जो शायद हमारी बातों में अभी कोई वो बात ना बन पाई। जी 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 बिल्कुल इरफान भाई, यानी जैसे लीजेंड्स को हम लेते हैं नाज़रीन, आप जानते हैं, तो जाहिर है कि हम जो है इनकी अब 1 घंटे में, सवा घंटे में कितनी गुफ्तगू हम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। लेकिन मेन मेन बातें, अहम बातें, अब देखिए इनके लिए मुतालिया बड़ा जरूरी होता। और कभी भी शहीद साहब ने, अब देखिए इनके में जैसे अब जो गुफ्तगू, जो अफसाने इन्होंने लिखे, इससे अंदाजा होता है कि इन्होंने, इनका मुतालिया कितना वसी है। रावण की बात करते हैं, दूसरी चीजों की बात करते हैं। अब देखिए पूरा पूरा फलसफा है। अब देखिए एक इनका अफसाना है इरफान भाई, जिसका नाम है नजात दहिंदा। अब उसकी इब्तिदा देखिए कैसे होती है नाज़रीन, आप खुद देखें कि बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, एक जालिम हुक्मरान अपनी रियाया का वक्त वक्त पर कत्लेआम करता था।
उनके घरों को नजर आतिश करता, बच्चों को नेजों पर लटकाता, हर तरफ तबाही और कत्लो गारत का बाजार गर्म करता। अब ये तो और जगह भी हम पढ़ते हैं, लेकिन अब देखिए अब इल्लत और मालूल सबब क्या है। देखिए काज एंड इफेक्ट की जो बात करते हैं, अब देखिए इसकी कितनी बेहतरीन मिसाल है। आप देखें कि वो ऐसा इसलिए करता था कि उसने अपने पुरखों से सुन रखा था कि सल्तनत पर अपनी गिरफ्त को मजबूत रखना हो तो अपनी रियाया को खौफ और दहशत के माहौल में रखो। अब आप आज पूरी दुनिया का जो है आप वो कर लीजिए, बैनुल उलूमी तनकीद की बात चल रही थी, इरफान भाई आपने कहा माँ बाप जिद्दियत के आगे की बात चल रही थी। अब बताइए ये किस मुल्क में कैसी किसी न किसी तौर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे कहीं है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। क्या इससे निजात मुमकिन है? इससे निजात मुमकिन नहीं है, पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। तो इस तरह की चीजें होती हैं जो अफसाने जो है जो बड़े होते हैं। देखिए इतना बड़ा जाबिर होने के बावजूद वो वो नागराज से खौफजदा रहता था। नागराज, अब देखिए नागराज का लफ्ज आया है। अब कोई कह सकता है मामला ये है, नागराज गार में रहता था, सारे अलामती किरदार, नागराज गार में रहता था, उसको दिन की रोशनी में बहुत कम देखा गया। कहने वाले कहते हैं कि दिन की रोशनी में वो तब दिखता था जब वो खुश होता। हुक्मरान की महारानी रोज नागराज की पूजा करती। हुक्मरान जब भी नागराज के सामने जाता सर झुकाए हाथ जोड़े दो जानू होकर बैठ जाता और बड़ी नदामत से कहता, नागराज मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखो। यानी ये इस्तियारा है उन ताकतों का, उन ताकतों का, बड़ी ताकतों का इस्तियारा जिनके शय पे ये ताकतें चलती हैं जो जुल्म करती हैं, और उनसे डरते हैं कि यार इसको किसी सूरत काबू में रखो। बेशक बेशक। या रोशन ख्याली की ये रोशन ख्याली की दलील है। रोशन ख्याल जो लोग होते हैं उससे भी बहुत सी हुकूमतें, बहुत से लोग डरते हैं कि यार ये क्या मामला है। अब ये इसमें कह रहा है, देखिए वक्त वक्त पे कत्ल करना, ये सारी चीजें अलामती है। अब जो है उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद देखिए नागराज के गुस्से को कम करने के लिए हुक्मरान ने सदी के बेहतरीन संग तराशों को हुक्म दिया कि नागराज का बुत तराशें और वो बेमिसाल हो। यही रोशन ख्याल के सामने आप उस तरह के ऑफर्स भी रखेंगे, इनको ऑफर्स में शुमार कीजिए बिल्कुल कि भाई बिल्कुल आप खुश रहिए, जो मैं कर रहा हूं उसको आप छोड़ दीजिए, उसको ना देखिए, आप अपना देखिए कि आप खुशहाल हैं, आप वेरी गुड हैं, बस ठीक है। जब इसमें कोई 500 शक फीट जब 500 फीट ऊंचा बुत तैयार हुआ, हुक्मरान ने अपनी रियाया से कहा मेरे बाद इस बुत की पूजा करना। क्या बात अब आप देखिए, यानी हुक्मरान जो है जो खुद चाहता है वही आगे के लिए वो कर रहा है, ये है। अब इसका आखिरी जो है मामला ये है तो भाई कि जो है कि नागराज मेरे देवता वो काम करने, अब इसमें अरस्तु की भी जो है वो है, अरस्तु का भी इसमें दखल है। अरस्तु कोई भी तलवार या हथियार मुझ पर असर नहीं कर सकता, नागराज कह रहे हैं, लेकिन मेरा मरना जरूरी है। अब क्या ये एक ऐसे रोशन ख्याल की जरूरत है जो कि मतलब समझ लीजिए कि जो बुरी संगतों में जो है वो पूरा इन्वॉल्व है, आप कह लीजिए, या उन कामों में इन्वॉल्व है जो रियाया के लिए मुफीद नहीं है, लेकिन इसके पास कोई चारा भी नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज हमारे पूरी दुनिया में मिलती है, रोशन ख्याल लोगों का अलमिया ही यही है, बिल्कुल आगही जिसको कहते हैं, आ गई बिल्कुल। उसको आगही कहा हमारे जाता है। नाजरीन ने भी देखा होगा कि जितने भी हमने इक्तबासात पढ़े और जिन जिन के पास भी अगर इनकी किताबें हैं अफसाने की सूरत में या नावल या नावलेट की सूरत में, इनको पढ़ें आप। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिटरेरी हीरोज हैं ये। और ये सीरीज है, इंशाल्लाह आइंदा भी चलती रहेगी। आपने देखा है कि और जितने भी हमने इक्तबासात पढ़े या जितना आपने समझा होगा जावेद भाई के, जितने भी इन्होंने कहानियां लिखी हैं और उनमें ये लगता है कि ये इनकी जिस आवाज दो अहद है। की बात करते हैं। इरफान भाई आपकी आप आवाज दो म्यूट कर शायद आ दें, रही है। आप म्यूट कर दें, आप म्यूट कर दें। हाँ, तो जितने भी इनके अफसाने हैं या नावल या नावलेट हैं, उनके अंदर ये जिस अहद की बात कर रहे हैं, जिस दौर के जिस माहौल की बात कर रहे हैं, ये कहानी के साथ 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 ना कारी को भी उन शहरों, उन गलियों में, उन माशरों में लेके जाते हैं। ये बड़ा कमाल का इनका मैं कहूंगा कि असलूब है। जिस शहर की भी, जिस मुआशरे की भी, जिस तहजीब की भी इन्होंने बात की है, कारी को उन गलियों में, उन घरों में, उन शहरों में लेके पहुंचाते हैं। ये इनका बहुत बड़ा काम है। और जैसा कि हम देख रहे थे माजी
माजी और हाल, ये यानी नावलेट की सूरत में भी है, उसके बाद बिल्कुल अफसाने की सूरत में भी ये दो हिस्से में सामने आया है। अजब जिंदगी, गजब मौत, जायज नाजायज, फितरत मोहब्बत नदामत। वाह, देख लीजिए हमारे नाजरीन कराम, आप देख लीजिए कि माजी और हाल दो हिस्सों में है। नावलेट की सूरत अलग है, अफसानों की अलग है, और ये देख लीजिए ख्वाब ख्वाब हकीकत। तो इनकी बहुत सारी किताबें जो हैं मंजर आम पर आ चुकी हैं। जावेद भाई मजीद जो हैं इनकी पजीराई में हैं, और ये देखिए अरस्तु की वापसी, बेहतरीन इनके जितने भी तजिए वगैरह और ये तमाम तर चीज़ें आपने अगर ये देख लीजिए, आसमान मेरी मुट्ठी में है, बेहतरीन किताब, और इसको मैं कहूँगा कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे जावेद अनवर भाई पत्थर पत्थर आईना, क्योंकि ये सारी की सारी मतबूआत जो हैं तहरीक अदब के हवाले से जो हैं हम तक पहुंची हैं। तो जावेद भाई आपको भी मैं मुबारकबाद इसलिए डबल देता हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आपकी नज़र एक पारख की है कि किस तरह से आपने इनको वो मुकाम दिलाने की कोशिश की है। आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि आलमी और बैनुल अक़वामी सतह के राइटर हैं, फिक्शन निगार हैं। तो इस तरह का सफ़र जो है हमारा आगे भी जारी रहेगा। हम किसी अगली जो किस्त है उसमें हम फिर से किसी एक हीरो को लेके आएंगे, बहुत सारी बातें होंगी। मैं बात कर रहा था माजी और हाल की, इसमें चाहे अजब जिंदगी गजब मौत हो, जायज नाजायज की बात हो, फितरत मोहब्बत नदामत हो, वहशत मोहब्बत हो या कहत हो, हर कहानी के अंदर इन्होंने ऐसे किरदारों को लाया है कि हमें लगता है कि ये आज का किरदार है, जीता जागता बोलता किरदार है। तो नाजरीन, जहां आप आलमी अदब का मुताला करते हैं, जम्मू कश्मीर के इस राइटर को भी आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये हमारे हीरोज़ हैं। ये सीरीज़ चलती रहेगी, आइंदा सीरीज़ में भी हम आपके रूबरू किसी अपने हीरो की कहानी रखेंगे। जी जावेद भाई। जी इरफान भाई, बिल्कुल जो है मैं ये अर्ज करूं नाज़रीन की, अब जैसे कि वैशी सईद साहब का एक इख्तिसास ये भी कि माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों को मिला करके असातीर से, देवमाला से चीजें ले करके हमारे सामने ऐसी चीजें रखते हैं। अब कुलुपत्रा का जिक्र उन्होंने एक अफसाने में किया है इरफान भाई। कुलुपत्रा वो थी जो है मिस्र की या कहाँ की राजकुमार, वो थी, रानी थी, और मर्दों को कत्ल कर देती थी। एक रात उनके साथ गुजारती थी, दूसरे दिन कत्ल कर देती थी। इस चीज को अपने वकन, ये रावण की बात है, क्या रावण मरेगा? यानी आज भी रावण जिंदा है। रावण की जो खुसूसियात, उसके साथ तमाम चीजें, और नागराज का मैंने अभी जिक्र किया, इंदिरा का जिक्र आया, वो जो है उसका दुर्गा का जिक्र आया। इसी तरह अजायब घर का तोता, यानी जो है मतलब उसके चरिंद परिंद के साथ जो हैवानात है उनसे भी इन्होंने जो किरदार साजी का जो काम लिया है। एक जगह जो है कब्रों का तस्करा है। आप जानते हैं कि बहुत जो है बहुत सी जो है वहां है जो है कश्मीर में, जम्मू में, उसकी वजह है कि लोगों के अपने अपने कब्रिस्तान हैं, कब्रों का एक सिलसिला है। एक एक कब्रिस्तान में कितनी थी कब्रें, उसकी वजूहात क्या है, क्यों है, ये सब बातें अपनी जगह। ये सारी चीजें मतलब बयान, उसका उसकी वजह क्या है, वो चीजें क्यों, वो मसाइल हल नहीं हो रहे हैं या क्या मसला है, ये सारी चीजें मतलब इतना जबरदस्त जो है वैशी सईद साहब के उसका मंजरनामा मिलता है। और नाज़रीन, आप, ये छोटी सी किताब है कुंवारे अल्फाज का जजीरा। यकीनी तौर पर ये जब मैंने इसका मुताला किया तो सुरेंद्र प्रकाश, बलराज मेहंद्रा, मजीद अमजद, या जितने बड़े नाम आप ले लीजिए, यानी अल्फाज की चुस्ती में बताओ, एक एक जुमले में नाजरीन, एक एक जुमले में आपको पूरा लगेगा कि यार एक एक पूरा वाकया मौजूद है। जहाने मानी आबाद, कुछ का मैंने जिक्र किया, राइटर पे है एक कहानी। तख्लीकार जो होता है उसकी सबसे ज्यादा अहम चीज तख्लीक होती है। वो कोई बेच देता है, उसका दोस्त बेचता है, बेच देता, तो क्या उसके ऊपर असर होता है, या और भी चीजें, क्या इंतजार है। नए मौजूआत में जैसे मैंने जो है सैलाब का जिक्र, इसी तरह नए मौजूआत, नया हमारा माशरा कहाँ जा रहा है, दुनिया का माशरा कहाँ जा रहा है, कैसे इस पे, यानी जो गहरी नजर, अमूमी नजर नहीं कि आज एक वाकया हुआ फट से कल दूसरे दिन अफसाना तैयार। पहले वो चीज मतलब कोई भी चीज वो पकती रहती है, यार क्या लिखूं, कैसे लिखूं, क्या करूं, यानी पूरी मेहनत, पूरा सोचना, पूरा गौर करना, उसके बाद ये काम
तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। इंशाल्लाह फिर हम करेंगे, इस पे भी हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। 1 घंटे को उसमें हो नहीं बिल्कुल सकता, और कहे तो आप भी थक बिल्कुल। गए, जाहिर सी बात है। तो जी हमारी इरफान बस भाई। एक, मैं कहूंगा कि कोशिश है जावेद भाई के हम अवाम तक, हम अपने नाजरीन, हम अपने स्कॉलर्स तक ये पहुंचा पाए पैगाम कि हमारे यहाँ भी आला पाए के शायर हैं, अदीब हैं, फिक्शन निगार हैं, नावल निगार हैं, और ज़रूरत है कि इन बस्तियों की तरफ भी देखा जाए। और और हयात अदब में है, भाई, और हयात हयात में में, है, ये हम असगार हयात रफ्ता में, की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल। कि हम असगार तो रफ्ता की बहुत बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं खूबसूरत कि एक जो हयात सिलसिला में है रहेगा। हमारे आज। जी जी। तो उम्मीद है कि आप हमारे जी इस जम्मू कश्मीर और लद्दाख अदबी हीरोज सीरीज को देखते रहेंगे। चंद मिसालें लेकर हम आपके सामने आते हैं, चंद उनके मैं कहूँगा कि औसाफ हम बयान करते हैं। पूरी शख्सियत का 1 घंटे में हम कितना जिक्र कर पाएंगे, उनकी तहरीरें ही उनका मैं कहूँगा कि जवाब हैं। तो आप ज़रूर इनको पढ़िए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए अपने मेज़बान इरफान आरिफ के साथ साथ जावेद अनवर भाई को इजाज़त। शब्बा खैर, खुदा हाफिज।